नमस्कार साथियों, मैं अजाति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के गठन के समय बिहार का राज्यपाल कौन था? जब झारखंड गठन हुआ था तो उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे VC पांडे थे। कौन थे? VC पांडे बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो झारखंड का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 15 नवंबर के दिन हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्लियर? 15 नवंबर 2000 ईस्वी का जो झारखंड का जो गठन हुआ था उसमें बिहार को काट करके अलग किया गया था झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे कौन थे? तो VC पांडे थे। क्लियर हो गया होगा? VC पांडे का कार्यकाल 1999 से 2003 तक रहा था। VC पांडे का जो कार्यकाल रहा था 1999 से 2003 तक रहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला लोकायुक्त कौन थे? बिहार का पहला लोकायुक्त कौन थे? तो श्रीधर कौन थे? श्रीधर वासुदेव सुहानी थे। कौन थे? श्रीधर वासुदेव सुहानी थे। तो श्रीधर वासुदेव सुहानी का तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीधर वासुदेव सुहानी। तो बिहार का पहला लोकायुक्त अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? श्रीधर वासुदेव सुहानी। लिख लीजिएगा, श्रीधर वासुदेव सुहानी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? दही का जो निर्माण होता है तो कौन सा जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा जीवाणु होगा? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्लियर? तो लैक्टोबैसिलस होता है एसिडोफिलस। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है एसिडोफिलस। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का जो जीवाणु होता है यही दही के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष जो थे बी पट्टाभी सीतारमैया थे। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कौन सा शिलालेख अशोक का हो जाएगा। अशोक का कौन सा शिलालेख एक गांव के भू राजस्व के रियायत का उल्लेख करता है? अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जो कि एक गांव के भू राजस्व के रियायत का उल्लेख करता है? तो लुम्बिनी का स्तंभ लेख जो है, इसी में एक गांव के रियायत का जो है भू राजस्व के रियायत का उल्लेख मिलता है। तो लुम्बिनी स्तंभ लेख में ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1959 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में शस्त्र अधिनियम जो पारित हुआ था 1959 ईस्वी में पारित हुआ था दोस्तों। कब पारित हुआ था? 1959 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन 1959 नहीं दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स डेली समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? पीपुल्स डेली समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? तो बीजिंग से प्रकाशित होता है। कहां से प्रकाशित होता है? बीजिंग से प्रकाशित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पीपुल्स डेली समाचार पत्र, पीपुल्स डेली समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? बीजिंग होगा। ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबीटी ने, देखिए मैं कर दिया है, एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया था? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहां स्थानांतरित कर लिया था? तो देवगिरी स्थानांतरित किया था।
कहाँ किया था? देवगिरी स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। देवगिरी का नाम जो है इन्होंने दौलताबाद कर दिया था। एमबीटी जो है देवगिरी का नाम क्या कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? किससे बनती है? भी आकार की जो घाटी बनता है तो किससे बनता है? तो ये नदी से बनता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तो भी आकार की घाटी किससे बनता है? नदी से बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस तथा प्लेग क्या है? पेचिस तथा प्लेग जो है का चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? पेचिस तथा प्लेग जो है इसके चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो किटाजा टोज ने किया था। किसने किया था? किटाजा टोज हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पेचिस तथा प्लेग का चिकित्सा का आविष्कार जो है किटाजा टोज ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल क्या क्या है? ग्लूकोज है, यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल है आदि के जांच के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? आदि के जांच के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो प्रयुक्त जो उपकरण है वो ऑटो एनालाइजर होता है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि के जांच के लिए प्रयुक्त उपकरण ऑटो एनालाइजर होता है। ऑटो एनालाइजर जो है ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑटो एनालाइजर कर लीजिएगा। ऑटो एनालाइजर, ऑटो एनालाइजर लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। जो पृथ्वी से जो दिखाई नहीं देता है वो जो चित्र भेजा था लूना 3 भेजा था। कौन भेजा था? लूना 3 भेजा था। तो ऑप्शन लूना 3 देख, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो आप लूना 3 कर लीजिएगा। ऑप्शन नन ऑफ दीज कर लीजिएगा। लूना 3। क्लियर? लूना 3 ने जो है यह पहला अंतरिक्ष यान था जो कि चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। कौन भेजा था? तो लूना 3 भेजा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में जो ताजा रखते हैं खाद्य पदार्थ को तो उसके लिए सुरक्षित तापमान क्या होना चाहिए? तो 4 डिग्री सी होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के खराबी से उत्पन्न रोगों रुधिर के खराबी से उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकीमिया के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? ल्यूकीमिया के जो उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक होता है वो फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा। फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भू स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह है जिसे 1981 में छोड़ा था। भारत का प्रथम भू स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह है कौन है जिसे 1981 में छोड़ा था? तो एप्पल है। कौन है? एप्पल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एप्पल, APPLE। एप्पल जो है यह पहला संचार उपग्रह है जिसे 1981 में छोड़ा था। भारत का यह प्रथम भू स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एप्पल। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एप्पल। क्लियर? तो ऑप्शन सी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहले 1984 ईस्वी में किया था।
सबसे पहले 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने क्या था, कौन क्या था? डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहले 1984 में ब्रिटिश ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्रिटिश वैज्ञानिक किसने क्या था? तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हो जाएगा। तो चार्ल्स जेफरी ने क्या था? किसने क्या था? चार्ल्स जेफरी ने क्या था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यालेक जेफरी। तो ऑप्शन हो जाएगा यालेक जेफरी, ऑप्शन ए। क्लियर? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहले जो है 1984 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम था यालेक जेफरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडोना क्या है? बेलाडोना धतूरा टमाटर आदि किस कुल का पौधा है? ये बेलाडोना धतूरा टमाटर आदि किस कुल का पौधा है? तो ये सोलेनेसी कुल का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बेलाडोना धतूरा टमाटर आदि जो है ये सोलेनेसी कुल का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का में गुणसूत्र की संख्या क्या है? मक्का में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो मक्का में जो गुणसूत्र संख्या होता है वो कितना होता है? तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में किसने किया था? जेनेटिक्स नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में किसने किया था? जेनेटिक्स का जो है सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में नामकरण जो किया था, किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जेनेटिक्स नाम का प्रयोग सबसे पहले जो है 1905 ईस्वी में डब्ल्यू वाटसन ने किया था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल स्थल चर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? जल स्थल चर जीवों का विकास जो है किससे हुआ है? ये मत्स्य वर्ग से हुआ है। जल स्थल चर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? ये मत्स्य वर्ग से हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुआ में जो हृदय होता है वो 4 जोड़ी होते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्लियर? तो नन ऑफ दिस कर लीजिएगा। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो 4 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मछलियों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी। तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है इक्थियोलॉजी, तो ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नन ऑफ दिस कर लीजिएगा। एक थियोलॉजी। क्लियर? तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने से, जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने से कौन सा कठोरता होता है? जब कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुला हुआ रहता है तो वह कौन सा कठोरता कहलाता है? वो अस्थायी कठोरता कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने से कौन सा कठोरता उत्पन्न होता है? वो अस्थायी कठोरता होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पर्ल एस है? कौन जो है पर्ल एस है? तो पर्ल एस जो है वो कौन है? तो पोटासियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा।
K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट, ये पर्ल एस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं? किस समूह के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है? तो समूह 1 का जो प्रथम के तत्व को क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो समूह प्रथम के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वृक्क को कवर करती है? कौन वृक्क को कवर करती है? तो रीनल कैप्सूल करती है। कौन करती है? रीनल कैप्सूल जो देख रहे हैं ऑप्शन बी में, यही जो है वृक्क को कवर करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? प्रत्येक वृक्क का वजन जो होता है वो 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है। इसकी लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। वृक्क की जो लंबाई होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई जो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। यह एक मुट्ठी के आकार का होता है। वृक्क कैसा होता है? एक मुट्ठी के आकार का होता है। वृक्क नेफ्रॉन नामक उप इकाइयों से बने होते हैं। क्लियर? वृक्क जो है नेफ्रॉन नामक उप इकाइयों से बने होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों की प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों की प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यूट्राफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूट्राफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। और सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवाल का विकास होता है। क्लियर? सुपोषण की प्रक्रिया में क्या होता है? जलाशय में पौधों और शैवाल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। बारूदी जो सुरंग होते हैं उसका पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? तो ये मधुमक्खी उपयोगी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुमक्खी। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी होता है और लगभग 100 नर मक्खियां या ड्रोन्स होते हैं तथा 60,000 तक जो है छोटी श्रमिक मक्खियां होती है। तो उसमें 3 प्रकार के जो है मक्खी आप देख सकते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? एक रानी मक्खी होती है और लगभग जो है 100 नर मक्खी होते हैं। क्लियर? या उसको ड्रोन्स भी बोलते हैं। और लगभग उसमें 60,000 तक जो है छोटी श्रमिक मधुमक्खियां होती है। क्लियर? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी जो है अहम भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।